मुझे जेल में डाला जा रहा है। तो विधायक जी, घोटाले करोगे तो जेल तो जाओगे ही ना। आपने वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टियां अपनी जमानत कराने के लिए बीजेपी को बेच दी। अगर ये टेम्पररी विधायक, मैंने इनको टेम्पररी विधायक का खिताब दिया है। विधायक चचा, अमानत चचा, आप आराम से घर बैठो, आपकी भतीजी बचा लेगी आपको बीजेपी से, अगर आपके पास की नहीं है बीजेपी से लड़ना तो। करप्शन का ये आलम है यहाँ पर कि बिजली के मीटर के लिए आवाम इस कदर जूझ रही है। BSES डिपार्टमेंट जो विधायक जी के अंडर आता है, वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए रिश्वत लेकर मीटर लगा रहे हैं। आज भी लोग परेशान है कि उनके घरों में मीटर नहीं लग पा रहे। अभी आप उनकी टेबल पे ले जाके 1 लाख की गड्डी रख दो तो बिना किसी परेशानी के मीटर लग जाएगा। वरना BSES वाले कहते हैं कि MCD की NOC लेकर आओ। मांगते हैं, नहीं मांगते MCD की NOC? आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। अनऑथराइज्ड एरिया में MCD NOC दे नहीं सकती। लेकिन विधायक जी की जितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जितनी बिल्डिंगें विधायक साहब या उनके रिश्तेदारों ने, उनके भाइयों ने, उनके चचेरे भाई, उनके सालों ने, उनके सब रिश्तेदारों ने जितनी बिल्डिंगें बनाई हैं, सब पे बिना MCD की NOC के फ्री में मीटर लग गए हैं। लेकिन जूझता कौन है? आप लोग जूझते हैं, आवाम जूझती है। अपने घर में लीगल तरीके से बिजली चलाने के लिए जूझ रही है। लीगल तरीके से मीटर अप्लाई करती है तो वो मीटर के लिए मना करते हैं। फिर वो आपके घर में आके छापा मारते हैं कि ये 2 नंबर की बिजली चला रहा है, इसमें चालान लगाओ। 4-4, 5-5 लाख के चालान लगाए जाते हैं। फिर विधायक साहब अपने ऑफिस में चालान को सेटल कराने का कैंप लगाते हैं और कहते हैं कि 5 लाख का चालान 1 लाख में सेटल कर लो। उसमें से 50,000 रुपए विधायक जी की जेब में जाते हैं, 50,000 BSES की जेब में जाते हैं। ये घोटाला मचा रखा है इन्होंने इलाके के अंदर। आवाम के पैसों को पूरी तरीके से मिसयूज कर रहे हैं। जहां आपको याद होगा, मेरे वालिद साहब जब काउंसलर थे या जब MLA थे, 2 बार पार्षद रहे, 2 बार विधायक रहे। जब विधायक थे कभी मीटर के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ती थी। जो चाहता था अपना मीटर लगवा लिया करता था फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इन 10 सालों में घोटालों का एक नया लेवल सेट कर दिया है विधायक साहब ने। यहाँ पर सड़कें खस्ता हाल में है, जैसे कि नाजिया जी ने बताया अभी कि पहाड़ों वाली सड़कें हो रही हैं। उसकी भी बता दूं, जब मेरे वालिद साहब विधायक थे तो जब सड़क बनती थी 8-8, 9-9 इंची का माल डलता था। आज इंची का माल डाल के भाग जाता है, सड़कें उंगलियों से उखड़ रही हैं। महीना भर भी सड़क नहीं चल रही, उसमें गड्ढे हो जा रहे हैं, पानी भर जाता है। जब ये आलम है यहाँ डेवलपमेंट और विकास के नाम पर 10 साल में से पौने 10 साल तो विधायक साहब गायब रहे। ये कहते हैं कि बीजेपी मुझे जेल में डाल रही है, ED मुझे परेशान कर रहा है, मुझे जेल में डाला जा रहा है। तो विधायक जी, घोटाले करोगे तो जेल तो जाओगे ही ना। जब आप घोटालों पे घोटाले करोगे, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी घोटाले करने में। आप पे पैसों के गबन का आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। वक्फ बोर्ड में घोटाले करे चेयरमैन होते हुए, आपने वक्फ के पैसों का घोटाला करा। आपने वक्फ में जो हकदार थे उनकी भर्तियां रुकवा के अपने चेले चपाटों की भर्तियां करवा दी। आपने वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टियां अपनी जमानत कराने के लिए बीजेपी को बेच दी। 123 प्रॉपर्टियां आपने इस कौम के साथ गद्दारी करी है। आज आप कहते हैं मंच में खड़े होकर कि मैंने कौम की रहनुमाई करी, मैंने कौम के लिए कुर्बानी दी। नहीं, आपने अपने जाती मफाद के लिए इस कौम को कुर्बान करा। आपने इस कौम की कुर्बानी दी। आपने इस वक्फ बोर्ड में जो गबन करा, कौम के पैसे का गबन करा, कौम की प्रॉपर्टियों का गबन करा। अफसोस की बात है। और फिर कहते हैं कि बीजेपी मुझे काम नहीं करने देती, LG मुझे काम नहीं करने देता। चचा, विधायक चचा, अमानत चचा, आप आराम से घर बैठो, आपकी भतीजी बचा लेगी आपको बीजेपी से, अगर आपके पास की नहीं है बीजेपी से लड़ना तो। हम ना मजलूम है, ना बेचारे हैं, ना
उसी में देख सकते हैं। मैं एक ऐसे इंसान की बेटी हूँ जिसने हमेशा मजबूती के साथ आपकी लड़ाई लड़ी, मजबूती के साथ आवाम की आवाज उठाई, सड़कों पे भी आपकी लड़ाई लड़ी, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी प्रेशर बनाया, पुलिस की लगाम हमेशा कसी। एक वो वक्त था जब पुलिस वाले थाने से बाहर झांक कर देखते थे कि आसिम मोहम्मद खान तो नहीं खड़े हुए, कहीं निकल जाए थाने से बाहर। और एक ऐसा वक्त है जब पुलिस वाले विधायक जी को धक्का देके ले जाते हैं। मैं आपकी आवाज भी उसी बुलंदगी के साथ उठाऊंगी, मैं आपके हुकूकों की लड़ाई भी उसी बुलंदगी के साथ लड़ूंगी जैसे मेरे वालिद साहब ने आपकी लड़ाई लड़ी। और मुझे यकीन है कि आपकी मोहब्बतों का कोई मैच नहीं है। आज 10 साल बाद भी तकलीफ का मुकाम है कि केजरीवाल जी, जिनको यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम अपना मसीहा समझ बैठे थे, अपना मसीहा बना बैठे थे, आपने देखा पिछले कुछ सालों में लगातार एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी, मुस्लिम विरोधी सोच उनकी सामने आती रही है। मैं CNRC की बात करूं, जब सर्द रातों में हमारी खवातीनें, हमारी माएं बहनें शाहीन बाग सड़क पर बैठी रहती थी, CNRC का प्रोटेस्ट होता था, उस वक्त पर आप भी वहां होते थे, मैं भी वहां होती थी। लेकिन उस वक्त पर केजरीवाल जी क्या कहते थे कि दिल्ली पुलिस मेरे अंडर कर दो, 1 घंटे के लिए पूरा प्रोटेस्ट करवा के भेज दूंगा। ये सारी खवातीनें जो यहाँ बैठी हैं, बिरयानी के लिए बैठी हैं, 100-100 रुपए लेकर बैठी हैं, इन सबको यहाँ से खाली करा दूंगा। ये केजरीवाल जी के अल्फाज थे। जब कोरोना हुआ, पूरे मुल्क में महामारी हुई, आपने अपने अजीजों को खो दिया, हमने भी अपने अजीजों को खो दिया। बहुत तकलीफ का मंजर था, हॉस्पिटल्स के बाहर लाशें बिछी रहती थी। ऐसे वक्त पर केजरीवाल जी और सिसोदिया जी टीवी पर आकर ये कहते हैं कि ना मंदिर से ना गुरुद्वारे से ये मरकज वाले हैं जो कोरोना फैला रहे हैं, ये थूक के कोरोना फैला रहे हैं, ये तबलीगी जमात वाले थूक रहे हैं। कोरोना जिहाद, कोविड जिहाद, ये अल्फाज हमारी जमात के लिए इस्तेमाल करे गए। रोज टीवी पे आकर ये बताते थे कि आज दिल्ली में इतने कोविड के केसेस आए, आज मुल्क में इतने कोविड के केसेस आए और आज मरकज वालों ने इतना कोविड फैलाया। अलग नंबर दिखाया जाता था। आपने उन बुरे हालातों में, जब कोरोना से वैसी महामारी थी, आपने उन हालातों में मुसलमानों को मरने के लिए छोड़ दिया पूरे मुल्क में। जमात वालों को पकड़ पकड़ के पीट रहे थे, उनकी जो दाढ़ी वाले थे, जो नमाज के निशान वाले थे, उनके आधार चेक किए जा रहे थे कि तुम मुसलमान हो, तुम पूरे मुल्क में कोरोना फैला रहे हो। जब दिल्ली में 2020 में कत्लेआम हुआ, जमुना पार में दंगे हुए, जब वहां जाना तो बहुत दूर की बात है, केजरीवाल जी की जुबान नहीं खुली वहां के लोगों के लिए। आज तक उन लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है। लगातार केजरीवाल जी ने, वो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की सिर्फ आवाज नहीं उठाई, मुसलमानों के खिलाफ बोला है। अभी अभी का आप सुन लीजिए, जो मेहरौली जैसे आदमी को केजरीवाल जी टिकट देकर नवाजते हैं, नरेश यादव जैसा आम आदमी पार्टी का MLA जिसने कुरान की बेहुरमती करी, उसको कोर्ट ने सजा दी, दोषी करार किया, ऐसे आदमी को केजरीवाल जी टिकट से नवाजते हैं कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, यह है तुम्हारा इनाम, टिकट तुम्हारा दिल्ली विधानसभा का। जब संभल में जामा मस्जिद वाला हादसा हुआ, हमारे 4 भाइयों को शहीद किया गया, उसी वक्त में बांग्लादेश में माइनॉरिटी पे ज्यादती हुई। केजरीवाल ने लंबा चौड़ा चिट्ठा लिख के डाला सोशल मीडिया पे कि सब जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी पे ज्यादती हो रही है वो गलत है। केजरीवाल जी का सीना फट गया, दर्द से फटना भी चाहिए। मेरा भी ये मानना है कि किसी भी मुल्क में माइनॉरिटी पे ज्यादती नहीं होनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट रिलीजन दे फॉलो, इस बात की परवाह किए बिना कि वो किस धर्म से है। लेकिन जब बांग्लादेश के लिए आपका दर्द फटता है, दिल फटता है, तो संभल के लिए क्यों नहीं फटता? उसी वक्त संभल में हमारे 4 भाइयों को शहीद किया गया, वहां के लिए आपका मुंह क्यों नहीं खुला? वहां के लिए आपकी आवाज क्यों नहीं उठी? कौन खड़ा था संभल में, आप बताइए मुझे। किसने संसद से में दहाड़ लगाई संभल के मुद्दे पर, और किसने सड़कों पे भी संभल के मुद्दे के ऊपर बवाल मचाया? आप बताइए मुझे। एक वाकिद राहुल गांधी जी थे जिन्होंने संसद में भी
बात पे लड़ाई लड़ी, संभल जाने की भी पूरी कोशिश करी, लेकिन जब उन्हें रोक दिया गया तो उनकी फैमिलीज को अपने घर बुलाकर उनकी तकलीफ बांटी, उनका गम बांटा। केजरीवाल जी का तो ना मुंह खोला, ना वो कहीं गए किसी की हमदर्दी में। और देख लीजिए आप, आपके बीच में नहीं आएंगे आपसे वोट मांगने, आपसे आकर आपका वोट नहीं मांगेंगे केजरीवाल जी, क्योंकि उन्हें पता है कि अमानतुल्लाह साहब, उनके विधायक जो है, वो यहाँ धरा धमका के वोट नहीं लेंगे, तो उन्हें आने की क्या जरूरत है। उन्होंने तो ट्रेनिंग दे दी अपने मुसलमान एमएलएस को कि अपने अपने मोहल्लों में बीजेपी का डर दिखा देना, वोट अपने आप मिल जाएगा, हमें किसी को आने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है आज की तारीख में, चाहे वो ओखला की आवाम हो या पूरी दिल्ली में मुसलमान हो, फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। और मैं आपसे एक बात कहूंगी कि देखिए, केजरीवाल जी जैसी मुस्लिम विरोधी पार्टी, केजरीवाल की मुस्लिम विरोधी पार्टी को मसलहत के नाम पर ये जो मुसल्लत करने की सोच है, ये एक जिंदा कौम को मुर्दा करने की मुहिम का हिस्सा है, चाहे वो जानबूझकर करी जाए या अनजाने में हो। हम इस हिमाकत को समझदारी का नाम नहीं दे सकते। लगातार केजरीवाल जी ने लगातार, देखिए, एक तरफ मोदी और बीजेपी हैं जो सामने से बात कर रहे हैं, हमें पता है वो हमारा कितना बड़ा दुश्मन है, हमें पता है कि वो हमारे लिए क्या सोच रखते हैं, हमें पता है कि वो हमें कितना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सामने से हमें आके वार कर रहे हैं हमारे ऊपर, हम तैयार हैं उनके हर वार के लिए। लेकिन एक तरफ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है जो पीछे से आके लगातार खंजर भोंकने का काम कर रही है, लगातार पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रही है। सामने वाले दुश्मन से तो आप तैयार रहेंगे कि वो आने वाला है वार करने के लिए, हमें उसका पलट के जवाब देना है, लेकिन जो पीछे से आके वार कर रहा है, सबसे ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत हमें उससे। आपने 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार को मौका देके देख लिया, आपने 10 साल हमारे साथ को मौका देके देख लिया, लेकिन यहाँ क्या मिला? सिर्फ पौने 10 साल गायब रहे, अपने बिल्डिंगें बनाई, अपनी जाती मफाद में करप्शन करे, अपनी जेबें भरी, और इलेक्शन से 2 महीने पहले निकल के आ गए कि मैं तो सड़कें बना रहा हूँ, मैं तो सीवर डाल रहा हूँ। अगर ये टेम्पररी विधायक, मैंने इनको टेम्पररी विधायक का खिताब दिया है, ये टेम्पररी विधायक है, ये सिर्फ इलेक्शन से 2 महीने पहले निकलकर काम करते हैं। मैं इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग आने वाली 5 तारीख को बहुत मजबूती के साथ एक ऐसा नुमाइंदा चुनेंगे जो मजलूम बेचारा हर वक्त डरा सहमा ना हो, जो ये कहे कि मेरी ओखला की आवाम की तरफ अगर बीजेपी आरएसएस ने आंख उठा के भी देखा तो आंखें नोच ली जाएंगी उनकी, जो ये कहे कि अगर उंगली भी उठाई गई तो उंगली तोड़ के हाथ में दे दी जाएगी। मेरी आवाम के साथ मैं मजबूती के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, चाहे वो पुलिस की ज्यादती हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की ज्यादती हो, सब पे मजबूती के साथ कान भी उनके मरोड़े जाएंगे, उनकी लगाम भी कसी जाएगी। जिस तरह मेरे वालिद साहब ने पुलिस के कान मरोड़े हैं कई साल, थोड़े गुण मैंने भी सीख लिए हैं उनसे।